हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 4 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड कोर्स कोड BP401T, जो कि इसका पार्ट 2 वीडियो है, जहां पर हम लोग पैरिडीन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन और एक्रिडीन से रिलेटेड प्रश्नों के आंसर्स को भी समझेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर भजनी शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एज हेटेरो एटम इन द पैरिडीन? ऑप्शंस हैं सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो देखिए, जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें पैरिडीन का, तो हमें बड़ा क्लियर होता है कि पैरिडीन जो है वो एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, और इस बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर में एक CH यूनिट या एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन को प्लेस किया गया है, और नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम है, और ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर बन करके मिल रहा है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। एक बात और ध्यान देनी है कि ये हम कह सकते हैं कि बेंजीन का एनालॉग है। दूसरी चीज़, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है पैरिडीन का, वो होता है C5H5N। इस पर भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस इज इन पैरिडीन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? जब हम लोग देख रहे थे बेंजीन, तो हमने देखा था वहाँ पर भी जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस बनाने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी, क्योंकि ये एक बेंजीन का एनालॉग है, तो यहाँ पर भी सेम केस होगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर भी 6 है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, जैसे कि कार्बन्स हैं। और जो p ऑर्बिटल है हमारे नाइट्रोजन का, वो पार्टिसिपेट कर रहा है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में, या फिर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस बना रहा है पैरिडीन में। जबकि एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिंग फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं रेजोनेंस में। जैसा कि पैरोल के केस में हो रहा था, वैसा यहाँ पर नहीं है। एक और ख़ास बात है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, यानी कि बेसिक नेचर जो है हमारी पैरिडीन का, वो इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? p ऑर्बिटल। दैट इज़ जो p ऑर्बिटल है वहाँ पर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे पैरिडीन के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में के फॉर्मेशन में या फिर रेजोनेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरिडीन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर? एक्सेसिव हेटेरोसाइकिल, डिफिशिएंट हेटेरोसाइकिल, इक्विवेलेंट हेटेरोसाइकिल, कौन से अबाउट द 5 मेंबर रिंग? देखिए, ये 5 मेंबर रिंग नहीं है, पहली बात तो ये 6 मेंबर रिंग है, इसलिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल से बाहर हो गया। एक्सेसिव हेटेरोसाइक्लिक बिल्कुल वैसे था जैसे कि पैरोल के केस में होता था, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। बट इन द केस ऑफ पैरिडीन, अभी जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा, नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जो रेजोनेंस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, वो अनइक्वल होगा, यानी कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो इसका क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा? डिफिशिएंट हेटेरोसाइकिल, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो अनइक्वल है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरिडीन इज अ प्लेनर कंपाउंड, ओबीज हक्कल रूल, हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, पैरिडीन में sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पे भी और नाइट्रोजन पे भी, जिसकी वजह से वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा होता है, और जो p ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेनर होने के साथ ही साथ, तो इस वजह से ये हकल्स रूल को भी फॉलो करेगा, क्योंकि जो हकल रूल है उसके हिसाब से ये उनकी शर्तों को पूरा कर रहा है। और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चीज़ तो अभी हमने कही, तो यानी कि ये तीनों बातें जो है वो फॉलो कर रहा है। इसीलिए पैरिडीन जो होगी वो एक क्या है, मतलब पैरिडीन का जो है वो प्लेनर भी है, हकल्स को फॉलो करता है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर पाए जाते हैं, और वो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement is correct? Pyridine is more basic than pyrrole, pyridine is less basic than aliphatic amines, imidazole is more basic than pyridine। देखिए, पैरिडीन जो है, जब पैरोल के साथ उसके हम कंपैरिजन करते हैं, तो पैरोल में हमने आपको पिछले टर्न पर भी बताया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग के डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अवेबिलिटी कम होती है फॉर द प्रोटोनेशन, जिसकी वजह से उसका बेसिक करेक्टर कम होता है। पैरिडीन में ऐसा नहीं है, पैरिडीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेसिक है देन द
पायरॉल। दूसरा पहली बात तो सही है। दूसरी, पैरिडीन लेस बेसिक दैन द एलिफेटिक एमीन्स, ये बात भी सही है क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंतर्गत होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा होती है फॉर द प्रोटोनेशन, इसीलिए एलिफेटिक एमीन्स जो होती हैं वो पैरिडीन से ज़्यादा बेसिक होती हैं और इसीलिए पैरिडीन जो होगा वो लेस बेसिक दैन द एलिफेटिक एमीन्स, ये बात भी सही है। इमिडाजोल को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें 2 नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं और जिनकी वजह से चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है और प्रोटोनेशन के लिए दोनों अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा मात्रा में प्रोटोनेशन हो सकता है या आप कहें करीब 100 गुना ज़्यादा प्रोटोनेशन हो सकता है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इमिडाजोल, इसीलिए पैरिडीन जो होती है वो लेस बेसिक दैन द इमिडाजोल होती है, यानी इमिडाजोल ज़्यादा बेसिक होता है दैन द पैरिडीन। यानी कि ये तीनों की तीनों बातें जो है वो सही लिखी हुई हैं, इसीलिए जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इन तीनों ऑप्शंस पे एक एक प्रश्न जो है वो अलग अलग बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरिडीन इज मोर बेसिक दैन पायरॉल ड्यू टू, अभी हमने इसका आंसर आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में ही कि पैरिडीन में जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो क्या नाम है ज़्यादा होती है फॉर द प्रोटोनेशन। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है डिलोकलाइजेशन में, पूरा स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है डिलोकलाइजेशन में, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और इस वजह से पायरॉल से ज़्यादा पैरिडीन जो है वो बेसिक होती है। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंडेंसेशन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 2 मोल्स ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया इज। देखिए ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ये हमारे पैरिडीन की सिंथेसिस के लिए लिखा हुआ है और ये हैंड्स पैरिडीन सिंथेसिस का फॉर्मूला है। अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि एक एल्डिहाइड को लेकर के अगर हम लोग बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होती है सब्स्टिट्यूटेड या क्या नाम है पैरिडीन्स, और इस तरीके की रिएक्शन को ही हम लोग हैंसेस पैरिडीन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जो हमारा आंसर होगा दैट इज सी। और जो ग्वेसी सिंथेसिस होती है वहाँ पर साइनोएसिटामाइड एज ए नाइट्रोजन सोर्स यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर K2CO3 छूट गया है 3 यहाँ पर, K2CO3 और एसीटोन एज अ रिएक्टेंट जो है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो उस सिंथेसिस को हम लोग ग्वेसी सिंथेसिस ऑफ द पैरिडीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरिडीन गिव्स प्रोटोनेशन एंड एल्काइलेशन। अगर पैरिडीन ही नहीं किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर आप देखेंगे जहाँ पर खास करके नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, चाहे वो 5 मेंबर रिंग हो या वो 6 मेंबर रिंग हो, अगर आप एल्काइलेशन करना चाहते हैं और प्रोटोनेशन करने का मतलब उसका बेसिक नेचर भी आप चेक कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन वाली जगह पे हो सकता है। और पैरिडीन में क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पहले कार्बन पे दिया हुआ है, इसीलिए पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, तो उसके ऊपर ही क्या होगा आपका प्रोटोनेशन भी होगा, यानी कि प्रोटॉन का एक्सेप्टेशन जो है वो नाइट्रोजन ही करेगा ड्यू टू इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एल्काइलेशन आप करेंगे तो भी जो है एल्केलाइड के साथ जैसे कर रहे हैं तो भी जो है एल्काइलेशन नाइट्रोजन के ऊपर ही होगा। तो जो आंसर होगा हमारा दैट इज़ DN1, ठीक है। और एक और इस पर एक प्रश्न और बनता है कि ये जो एल्काइलेशन है या प्रोटोनेशन दे रहा है पैरिडीन या फिर इस तरीके के जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके की रिएक्शन है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन द पैरिडीन एट द नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लाइक हेलोजिनेशन, आपका सल्फोनेशन, नाइट्रेशन इन पैरिडीन कहाँ पर होता है। पैरिडीन के केस में ये 2 जगहों पे हो सकता, एक जगह पे हो सकता है, चाहे वो C2 हो, C3 और C4। अगर हम सभी को देखें तो देखिए बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। C3, C2 और C4 तीनों जगहों पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, जैसा कि बेंजीन के केस में होती थी। लेकिन एक खास बात यह है कि हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन कब बन रहा है, जब हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो C3 के केस में जब हो रहा है। आप देखिए C3 के केस में आप ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज उस केस में नहीं आ रहा, बाकी और जगहों पर चाहे वो C2 और C4 के केस में एक इंटरमीडिएट ऐसा बन रहा है कम से कम जहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि उसको डीस्टेबलाइज करता है, ये चार्ज या उसके स्टेबलाइजेशन को कम करता है। इसी वजह से जो हमारा अटैक होगा ज़्यादा वो कहाँ होगा, C3 या तीसरे नंबर पे हो सकता है, क्योंकि इस केस में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से इस रिंग सिस्टम को वो स्टेबल बनाता है या आयन को स्टेबल बनाता है, जिससे आसानी से वो
सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पैरिडीन। पैरिडीन या इस क्लास की जो और भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, और ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन। और ये न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है वो जनरली कार्बन नंबर 2 पे होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर जब अटैक होगा, जैसा भी अभी आपने रेजोनेंस देखा, अगर आप वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर आपको निगेटिव चार्ज मिलेगा इन द केस ऑफ C2 अटैक, और इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो C2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो है वो प्राप्त होंगे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी पैरिडीन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड्स विथ पैरिडीन एंड इट्स क्लास। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, और मैंने सबको एक साथ उठा दिया। इतने कठिन प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जानबूझ करके दिया गया है ताकि हम कम प्रश्नों में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की तरीका जो है वो अपना सकें। तो ऑप्शन है आपके आइसोनियाजिड, एंटी ट्यूबरकुलर, सल्फापैराडीन, एंटीबैक्टीरियल, पाइरोडोस्टिग्मीन, एंटीकोलिन स्टेरेजेस, ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल या रेबेप्राजोल जो कि पीपीआईज हैं, पीपीआईज मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी में पैरिडीन पाई जाती है, चाहे वो आइसोनियाजिड हो, चाहे सल्फापैराडीन हो, या पाइरोडोस्टिग्मीन हो, ओमेप्राजोल हो, पेंटाप्रोजोल हो, रेबेप्राजोल हो, इन सब के अंदर हमको पैरिडीन एज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इन सब के ऊपर एक एक प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ट्रू, 1-एजा नेप्थलीन बेंजोपैरिडीन इज क्विनोलिन, क्विनोलिन इज प्लानर एंड फॉलो हैकल्स रूल, क्विनोलिन इज बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्विनोलिन का एक नाम जो है वो 1-एजा नेप्थलीन बेंजोपैरिडीन भी है, क्विनोलिन भी बिल्कुल हमारे पैरिडीन के जैसी ही है, और जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो एक प्लेन में रहते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वहाँ पे भी हमको देखने को मिलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एंड नाइट्रोजन सब कुछ। और एक और बड़ी खास बात है कि यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है, इस वजह से ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के काम में भी आता है, और बेसिक इन नेचर भी है क्योंकि ये भी प्रोटॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी जो नंबरिंग है वो हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लू कलर वाले में, और इस तरीके से हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। अगर अभी आगे कुछ प्रश्न होंगे रिएक्शन के ऊपर तो और आपको ये नंबरिंग जो है वो याद रखनी चाहिए। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। इन सभी ऑप्शंस में फिर से एक एक प्रश्न जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ करेक्ट अबाउट क्विनोलिन सिंथेसिस। स्क्रब सिंथेसिस एनिलीन reacted with glycerol in H2SO4 in nitrobenzene and FeSO4. Dobenar-Miller synthesis aniline reacted with alpha beta unsaturated carbonyl compound in the acidic medium. Flandiner synthesis 2 amino benzaldehydes reacted with the ketone in the acidic medium, या फिर all of the above। ये तीनों काफ़ी फेमस सिंथेसिस सिस्टम है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्विनोलिन। और एक खास बात और है कि एनिलीन जब रिएक्ट करती है ग्लिसरॉल में इन H2SO4 एंड नाइट्रोबेंजीन तो काफ़ी विग्रस टाइप की रिएक्शन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें हम लोग FeSO4 डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे नेम रिएक्शंस हैं, और ये सभी के सभी जो है वो क्विनोलिन की सिंथेसिस में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो हैं वो क्विनोलिन की सिंथेसिस के प्रोसीजर्स हैं या तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन इन क्विनोलिन अकर्स एट। अब अगर हम लोग इन सभी रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो बड़ा आराम से इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अटैक करते हैं इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। और जैसा अभी हमने नंबरिंग आपको दिखाई थी तो नंबरिंग से पता चलता है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं ना 1 2 3 4, दिस इज़ 5 6 7 एंड 8। तो 5 और 8 दोनों पे हमको प्रोडक्ट्स बनते हुए मिल रहे हैं, चाहे वो सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो या फिर नाइट्रेशन हो। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज़ बोथ 5th एंड 8th पोजीशन इज़ क्या नाम है फिजिबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द क्विनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन विथ KMnO4 फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स। जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं क्विनोलिन का KMnO4 की प्रेजेंस में और उसके बाद फिर उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है पहले नंबर पे
KMnO4 से ऑक्सीडेशन पे वो अनस्टेबल होता है। तो फिर हम अगर उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन करने का मतलब है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, निकोटिनिक एसिड। फर्स्ट टाइम हमें क्या मिलता है, पैरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि अनस्टेबल होता है। इसका डीकार्बोक्सिलेशन करने पर हमें निकोटिनिक एसिड जो है वो जनरली प्राप्त होता है और ये जो रिएक्शन है वो एल्कोहलिक जो है वो KMnO4 के अंदर होती है। तो आंसर होगा हमारा दैट इज सी, निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूनिडीन, क्विनीन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन ऑल आर द एंटी मलेरियल एजेंट्स विच कंटेन्स विच रिंग। देखिए जब हम लोग एंटी मलेरियल्स पढ़ते हैं, आपने आगे आप चल करके पढ़ेंगे, तो एंटी मलेरियल का जो सबसे अच्छी बात है उनमें जो ड्रग्स हैं, चाहे वो फ्लोरोक्विनोक्लिनिस हों या फिर 8 अमीनोक्लोरोनिन्स या 4 अमीनोक्लोरोनिन्स हों, इन सभी के अंदर हमें क्यूनोलिन्स रिंग जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ड्रग्स हैं इन सबके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है और इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं कि क्यूनोलिन का यूज़ जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ बी, क्यूनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is true, 2-eza-naphthalene benzopyridine is isoquinoline. Isoquinoline is planar and follow Huckel's rule. Isoquinoline is a weak base in the nature और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी देखिए सभी ऑप्शंस पे एक एक प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम लोग आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन का एक दूसरे में कंपैरिजन करें तो जो नाइट्रोजन की पोजीशन है केवल उस पर ही निर्भर करता है कि कौन आइसोक्विनोलिन है कौन क्विनोलिन है। आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, इसीलिए इसे 2-eza-naphthalene बेंजोपायरिडीन के नाम से हम लोग जानते हैं और पहले नंबर पे लगा रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं 1-eza-naphthalene बेंजोपायरिडीन और इसे फिर हम लोग क्विनोलिन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ये भी बिल्कुल कुछ और अंतर नहीं होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए ये भी प्लानर है। हकल्स रूल को ये भी फॉलो करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये बेस नेचर का होता है नाइट्रोजन यहाँ पर और इस वजह से बेसिसिटी जो है वो इस आइसोक्विनोलिन में भी हमको देखने को मिलती है। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजल्डिहाइड विद 2,2-डाई-एल्कोक्सी इथाइलएमीन इन एसिडिक एनवायरनमेंट गिव। जब हम लोग बेंजल्डिहाइड को 2,2-डाई-एल्कोक्सी इथाइल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, वाटर फर्स्ट स्टेप में निकलता है और लास्ट में जाते जाते ये हमको आइसोक्विनोलिन जो है वो प्रोवाइड कराता है जब हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं और इसीलिए जो आंसर होगा वो डी। और ये जो है ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसे हम लोग प्रॉम्स-फेड्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं और ये रिएक्शन जो है वो आइसोक्विनोलिन के सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट आइसोक्विनोलिन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन नंबर 5 and 8, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एट नाइट्रोजन, रिडक्शन विल गिव टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। जब हम लोग आइसोक्विनोलिन की रिएक्शंस देखते हैं तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जैसे कि नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन वो बिल्कुल क्विनोलिन जैसा ही हो रहा है। पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 8 पे ही जा करके यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा जैसा कि क्विनोलिन के केस में हो रहा था। मैंने आपको पैरिडीन और या मैंने आपको कहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेटेरोसाइक्लिस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहने का मतलब एल्काइलेशन या प्रोटोनेशन जो है वो नाइट्रोजन पे उपलब्ध लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, इसीलिए बी ऑप्शन भी सही है। और अगर हम लोग आइसोक्विनोलिन का रिडक्शन देते हैं तो हमें टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन जो है वो प्राप्त होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। इन सभी ऑप्शंस पे एक एक प्रश्न अलग अलग से बन सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि 25 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इन 25 क्वेश्चन से आप लोग 60-70 क्वेश्चन के आंसर जो है वो ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन विथ एल्कोहलिक KMnO4 गिव्स थैलिक एसिड, पैरिडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ A and B या फिर थैलामाइड। जब हम लोग यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, आइसोक्विनोलिन को KMnO4 के साथ एल्कोहलिक मीडियम में या एल्कोहलिक KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो थैलिक एसिड और पैरिडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनता है। लेकिन अगर हम लोग इसको न्यूट्रल यानी कि कोई एसिडिक या बेस कंडीशन ना लें, सिर्फ KMnO4 लें तो फिर हमें क्या प्राप्त होता है, थैलिमाइड मिलता है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा और इसके ऊपर जो है प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, इसीलिए जो आंसर है हमारा दैट इज सी, बोथ थैलिक एसिड एंड पैरिडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन विथ एल्कोहलिक KMnO4।
4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पापावेरिन जो कि एक एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट है, नॉस्केपिन जो कि एक एंटीटेसिव है जो कि खांसी वगैरह के इलाज में काम में आती है, एट्राक्रोनियम जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। इन सभी ड्रग्स में एक बात कॉमन है कि इन सभी के अंदर एक ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम जो हमें मिलता है, और वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके पैराजोल, इमिडाजोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन। अगर आप इन सभी के स्ट्रक्चर्स को गूगल करते हैं या देखेंगे तो आपको एक बात खास दिखेगी कि ये सब के सब जो है वो आइसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव्स हैं, यानी इन सभी के अंदर आइसोक्यूनोलिन एज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में पाई जाती है। जो आंसर होगा हमारा डी, दैट इज आइसोक्यूनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is 2,3 benzoquinone dibenzopyridine is acridine. Acridine is planar sp2 hybridized and follow Huckel's rule. Acridine is weak base in nature. देखिए जब हम एक्रिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो भी हमें एक बड़ी खास बात दिखाई देती है कि ये 3 फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, जहाँ पर एक कार्बन को हटा करके हमने नाइट्रोजन रखा है 10वीं पोजीशन पे। नंबरिंग हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 चलेंगे, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 और जो बीच वाली रिंग सिस्टम है उसको फिर बाद में 9 एंड 10। तो 10वें नंबर पे हमको यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। इनमें भी एक खास बात है कि सभी के सभी कार्बन और ये नाइट्रोजन जो है वो सब जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ हैं, और जो नाइट्रोजन है इसमें फिर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को हमें मिलता है। इसीलिए ये वीक बेस इन नेचर भी है, साथ ही साथ ये हकल रूल को फॉलो भी कर रहा है, और इसका जो एक नाम है IUPAC नेम हम कह सकते हैं 2,3 बेंजोक्विनोन डाइबेंजोपायरिडीन जो है इसका नाम है। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों बातें जो लिखी गई हैं वो सही लिखी गई हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, हर ऑप्शंस पे एक एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाईएराइल एमीन हीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड एंड ZnCl2 या जिंक क्लोराइड टू गिव। जब हम लोग डाईएराइल एमीन को हीट करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड एंड ZnCl2, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एक्रिडीन। और ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग बर्नस्टेन एक्रिडीन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, और बर्नस्टेन एक्रिडीन सिंथेसिस भी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे डाईएराइल अमीन को हीट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और एसिड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है या फिर एसिड एनहाइड्राइड, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। ZnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और ये कुछ इस प्रकार की रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। एक तो हमारा डाईएराइल अमीन है, और इस डाईएराइल अमीन को हम लोगों ने ये यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में हमने क्या लिया है, यहाँ पर एसिड लिया है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और इसे गर्म करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन जो है वो आपको प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग बर्नस्टेन एक्रिडीन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्रिडीन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन एट पोजीशन नंबर 2 and 7, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एट N, and reduction with H2 and nickel will give 9,10 dihydroacridine। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें इन सभी के ऊपर एक एक प्रश्न बन सकता है जितने भी ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक ब्रोमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर सल्फोनेशन और नाइट्रेशन थोड़ा स्लो होता है, तो ब्रोमिनेशन सबसे अच्छा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन द केस ऑफ एक्रिडीन। ये होती है पोजीशन नंबर 7 और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। मैंने फिर से कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे कि प्रोटोनेशन या एल्काइलेशन जो है वो नाइट्रोजन पे ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर इस रिंग सिस्टम का हम लोग डिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, तो हमको 9,10 डाईहाइड्रोएक्रिडीन जो है वो प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है आज का। टेक्रीन अ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिसीज़, उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है? अगर हम लोग टेक्रीन का एग्जांपल देखें तो ये प्रश्न के ऑप्शन के साथ साथ एक प्रश्न का ऑप्शन में आपको एक शब्द और मिल सकता है। जैसे कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए तो ये एक्रिडीन का डेरिवेटिव के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर यहाँ के हिसाब से तो एक्रिडीन हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोएक्रिडीन भी मिल सकता है। तो आप लोग इसको एग्जैक्टली 1 2 3 4, क्योंकि आप देखिए पहली रिंग सिस्टम में सभी डबल बॉन्ड्स को ख़त्म करके वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया गया है, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप
इसका रिडक्शन हो गया है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोएक्रिडीन। अच्छा, जब एक्रिडीन का हम लोग रिडक्शन करते हैं हाई रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, तो भी हमें 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोएक्रिडीन जो है वो प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है एज इन द टैक्रीन, जो कि एक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है और अल्जाइमर डिसीज़ के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन लिए हैं 4 हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम से, उनके रिएक्शंस के ऊपर, उनकी सिंथेसिस के ऊपर, उनके यूजेस के ऊपर, और इसी तरीके के काफ़ी प्रश्न और बन सकते हैं। और इन प्रश्नों से भी काफ़ी प्रश्न जानबूझ करके हमने आंसर्स ऐसे लिए हैं जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए तो कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो और भी प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर ये सारे के सारे प्रश्न या ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ज़रूर इसे एक लाइक दे दीजिए, ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ हमें भी मतलब अच्छा लगेगा। आपके लाइक्स से हमें अच्छा लगता है। और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो PDF का लिंक है वो जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसके PDF को निकाल सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास फ्री में। कोई पैसे वैसे नहीं देने, हमारे चैनल पे हम किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेते। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई अगर क्वेश्चंस और सजेशंस हैं तो उनका स्वागत करूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, और उनको आंसर करने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।